हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विल आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं डीलिमिटेशन कमीशन की। डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के द्वारा डीलिमिटेशन कमीशन जो है उसको बनाया जाता है और कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं इस डीलिमिटेशन कमीशन टॉपिक से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके कॉम्पोजिशन की, फंक्शन की, कौन कौन से अमेंडमेंट्स अब तक डीलिमिटेशन एक्ट के माध्यम से हो चुके हैं और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो डीलिमिटेशन से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कुछ PYQs की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो एक ही बार में हम डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिएगा लास्ट तक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कोई भी आपका हो जहाँ पर पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है या आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उसके लिए ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समय ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2026 के बाद का जो सेंसस होने वाला है उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन बनना है, क्योंकि 2026 तक डीलिमिटेशन कमीशन फ्रोज़न था, क्यों था, कब किया गया, किस लिए किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि डीलिमिटेशन होता क्या है। सबसे पहले तो ये टर्म जो है इसका मतलब क्या होता है डीलिमिटेशन। तो डीलिमिटेशन का मतलब होता है कोई भी पार्लियामेंट्री या जो भी स्टेट असेंबली हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो एरिया है, जो बाउंड्री है, उसको रीड्रॉ करने का एक प्रोसेस है डीलिमिटेशन, जो ये तय करता है कि किसी भी पार्लियामेंट या स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका एरिया कितना होगा, उनकी बाउंड्री क्या होगी। क्योंकि समय समय पर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाती है, उसमें चेंजेस होते जाते हैं, इसलिए टाइम टाइम पर ये ज़रूरी होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्री को रीड्रॉ किया जाए ताकि हम एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन, हर सिटीजन के लिए एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करें। तो डीलिमिटेशन कमीशन की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और उसको पावर्स भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो डीलिमिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन लेटेस्ट सेंसस। ये आपको याद रखना है, जो भी लेटेस्ट सेंसस हो रहा है उसके बाद ही डीलिमिटेशन कमीशन बनता है। बहुत सारे डीलिमिटेशन कमीशन बन चुके हैं, इससे पहले हम 4 डीलिमिटेशन कमीशन की बात करेंगे। तो जो भी लेटेस्ट सेंसस हुआ है उस पर बेस्ड ही डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है ताकि इट कैन इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो डीलिमिटेशन कमीशन का ऑब्जेक्टिव होता है हर सिटीजन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना, वन वोट वन वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको बैलेंस में रखना। अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो डीलिमिटेशन की बात करते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल आता है सामने वो है आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में बताते हैं कि पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। जब भी सेंसस हो जाता है उसके बाद पार्लियामेंट एक डीलिमिटेशन एक्ट पास करती है और उसी डीलिमिटेशन एक्ट के बेस पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट करते हैं। बेस्ड ऑन दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स डीलिमिटेशन कमीशन। अब याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। आर्टिकल 170 ये हमें बताता है कि जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी भी जो बॉर्डर है, उनका जो एरिया है उसका रीएडजस्टमेंट किया जाए हर सेंसस के बाद। फिर आता है आर्टिकल 327। 327 की बात हम इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो वीडियो था उसमें भी हम बात कर चुके हैं। अब 327 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी लॉ पार्लियामेंट बना सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 329। ये आर्टिकल डीलिमिटेशन कमीशन को एक पावर प्रोवाइड करता है, उसकी इंडिपेंडेंट को स्ट्रांग बनाता है। कैसे? इट गिव्स पावर टू द डीलिमिटेशन कमीशन कि डीलिमिटेशन जो ऑर्डर्स हैं
कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑर्डिनरली बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स आफ्टर दे कम इनटू फोर्स, कि जब भी डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद आप उसे ऑर्डिनरली कोर्ट्स में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये इसकी इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करता है कि कोई भी उनके ऑर्डर्स को जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता, उनके ऑर्डर्स फाइनल होते हैं। फिर दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 330, 332। ये बात करते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। ये बताते हैं रीफिक्सिंग नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यानी कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट की, वहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो मेंबर्स हैं उनके लिए कितनी सीट्स रिजर्व रखनी है वो भी जो है आर्टिकल 330 और 332 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। ये काम भी डिलिमिटेशन का होता है। अब डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में इसका मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको स्टैब्लिश करता है। हाई पावर्ड बॉडी है, क्योंकि 329 में मेंशन है कि इसके जो ऑर्डर्स हैं उसको आप ऑर्डिनरली कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कौन अपॉइंट करता है? इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी कि लोकसभा और स्टेट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बॉडी को रीड्रॉ कर, उनके जो बॉर्डर्स है, बाउंड्रीज हैं, उनको रीड्रॉ करना। इट्स ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, अब ये जो मेन पॉइंट है ये आपको याद रखना है कि डिलिमिटेशन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, अब डिलिमिटेशन कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसमें कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, वो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर और हर स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन हो गया चेयरपर्सन और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का, जिसमें चेयरपर्सन जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। ठीक है, बाकी जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं वो हैं आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, अब इनके फंक्शन क्या होता है जो हम बात कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को रीड्रॉ करना, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास कितनी सीट होगी उसको एलोकेट करना, प्लस जैसा कि हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात कर चुके हैं कि एससी और एसटी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और साथ ही साथ पॉपुलेशन इम्बैलेंस को भी रिमूव करना और इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना। जो लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन है वो 2002 में बनाया गया था। अब सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टाइमलाइन देख लेते हैं कि इससे पहले कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिलिमिटेशन कमीशन हैं वो बनाए जा चुके हैं। सबसे पहले 1951 में सेंसस हुआ था, उस सेंसस के बेस पे 1952 का फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। उसके बाद 1961 के सेंसस में, 1961-62 के सेंसस में उसके बेस पे 1963 में सेकेंड डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। फिर थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था 1973 में। 1973 के बाद आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली 2002 में फोर्थ और लेटेस्ट डिलिमिटेशन कमीशन बना है, यानी कि इतना गैप आपको देखने को मिल रहा है। 1973 के बाद से कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया गया, उसके बाद डायरेक्टली 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। अब पहले हम 2002 की डिलिमिटेशन कमीशन के कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले ये 2002 में बनाया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया। किस एक्ट के बेस पे? डिलिमिटेशन एक्ट 2002। अब चेयरपर्सन थे इसके जस्टिस कुलदीप सिंह। इसका पर्पस था टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। 2001 में सेंसस हुआ, 2002 में एक्ट बनाया गया और उस एक्ट के बेस पे डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। ठीक है, अब एक चीज याद रखना है, यहाँ पर जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया उसने केवल बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया था, सीट्स चेंज नहीं करी थी, ना ही लोकसभा की ना ही राज्यसभा की। ठीक है, अब 2002 का जो कमीशन है उसके ऑर्डर्स वर इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2008 फॉर मोस्ट स्टेट्स। ठीक है, डिलिमिटेशन वाज नॉट कैरिड आउट इन जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि तब जम्मू एंड कश्मीर जो था वो एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लिए हुए था,
जब इसका 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनाया गया है 2020 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 2022 में सबमिट की है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है, कि पहले एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर के पास में, तो उसका कोई भी ऐसा डिलिमिटेशन कमीशन नहीं था। जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उसके बाद 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है और 2022 में उसने जो फाइनल ऑर्डर है वो सबमिट किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डिलिमिटेशन कमीशन वाज फ्रोजन फॉर ऑलमोस्ट 50 इयर्स, ठीक है। तो और साथ ही साथ अभी एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो कंसर्न्ड हैं डिलिमिटेशन को लेके, क्योंकि जब ये फ्रोज किया गया था उस टाइम पे फैमिली प्लानिंग्स जो थी उनको इनकरेज किया जा रहा था। साउथ इंडियन स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग को बहुत ही अच्छे से जो है वो लागू किया हुआ था और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। तो अब सबसे बड़ी चिंता है उनकी वो ये है कि क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, अगर डिलिमिटेशन कमीशन बनता है 2026 के सेंसस के बाद में, तो क्या फिर उनका रिप्रेजेंटेशन कई हद तक कम हो जाएगा, कम रह जाएगा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है। उन्होंने फैमिली प्लानिंग मेजर्स को अपनाया, एजुकेशन पे फोकस किया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन उनकी कंट्रोल रही। दूसरी तरफ यूपी बिहार जैसे स्टेट्स हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या पॉपुलेशन के बेसिस पे बड़ी स्टेट्स जो हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, और जो ऐसी स्टेट्स हैं जिनका पॉपुलेशन कम है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है कहीं वो बहुत कम ना हो जाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन, जो ये डिबेट है ये बना हुआ है, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबेट आजकल बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यही वो एक्ट है जहां से डिलिमिटेशन फ्रोज किया गया था। इट फ्रीज ऑन एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स टिल 2001। 2001 तक लोकसभा सीट्स जो हैं उनके एलोकेशन को फ्रीज कर दिया गया था, ताकि वो फैमिली प्लानिंग को इनकरेज कर सके और जो भी स्टेट्स हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स को फॉलो कर रही हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कहीं कम ना हो जाए, कहीं वो अपना रिप्रेजेंटेशन खो ना दें। इसलिए जो सीट्स का एलोकेशन है उस पर रोक लगा दी गई कि अगर पॉपुलेशन के बिहाफ पे सीट्स बांटी जाएंगी तो जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसको ज़्यादा सीट मिलेंगी, जिसकी कम पॉपुलेशन होगी उसको कम सीट मिलेगी। तो ये तो कोई फेयर नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो हम क्यों भाई कोई स्टेट जो होगी वो फैमिली प्लानिंग मेजर्स को अपनाएगी, कैसे वो इनकरेज होगी, वो क्यों इन सब प्लानिंग इश्यूज जो हैं उनको इनकरेज करेगी, ठीक है। तो इसलिए इस पे फ्रीज लगा दिया गया था कि जो सीट्स हैं उनका एलोकेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001। अब 40 जो सेकेंड अमेंडमेंट है उसके द्वारा हमने लोकसभा सीट्स के एलोकेशन पर 2001 तक के लिए रोक लगा दी। फिर आता है 2001 का 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने इस फ्रीज को आगे बढ़ा दिया टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। क्योंकि 2026 चल रहा है इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। लेकिन रीएडजस्टमेंट अलाउड ओनली फॉर SC/ST रिजर्व सीट्स, यानी कि जो SC/ST की रिजर्व सीट्स हैं उनके लिए रीएडजस्टमेंट अलाउड था, बाकी लोकसभा सीट्स जो हैं उनका एलोकेशन फ्रीज कर दिया गया था। फिर आता है 2003 का 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने ये अलाउ किया था कि बाउंड्रीज जो हैं उनको रीड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स चेंज नहीं होंगी, ठीक है। 2001 पे जो सेंसस हुआ था उस सेंसस के बिहाफ पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को रीड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन सीट्स चेंज नहीं होंगी, सीट्स सेम ही रहेंगी जो लास्ट सेंसस में एलोकेट करी गई थी। अब 2026 क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्रीज है वो 2026 तक के लिए था, कि 2026 के बाद जो भी पहला सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि फ्रेश डिलिमिटेशन कमीशन इज एक्सपेक्टेड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा सीट्स में अकर, states with higher population growth may gain seats and states that successfully controlled population growth fear losing representation। इन चारों ही पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है।
Hence, delimitation has become a significant political and constitutional issue. अब हम बात करते हैं कमीशन की पावर्स क्या क्या है. फाइनल डिसीजन कैन नॉट बी ऑर्डिनरली बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, सबसे पहली बात. दूसरा, जो इसके ऑर्डर्स हैं दे कम इनटू इफेक्ट आफ्टर पब्लिकेशन इन द गैजेट. गैजेट में पब्लिकेशन के बाद इसके जो ऑर्डर्स हैं वो इफेक्ट में आते हैं. नीदर पार्लियामेंट एंड नॉर स्टेट लेजिस्लेचर कैन मॉडिफाई इट्स ऑर्डर. एक बार डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर आ गए वो फाइनल होते हैं, ना पार्लियामेंट और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर इन्हें मॉडिफाई कर सकता है. तो ये था डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में. अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं. डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं. डिलिमिटेशन जो डिलिमिटेशन है उसका काम है रीड्रॉ करना कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज को, जबकि रिजर्वेशन का काम है एससी और एसटी कैंडिडेट्स की सीट्स को रिजर्व करना. ठीक है. अब बेस्ड ऑन दिस सेंसस, ये जो डिलिमिटेशन है वो सेंसस पे बेस्ड होता है, जबकि एससी एसटी जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो पॉपुलेशन पे बेस्ड होता है. पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है. ये इक्वल पॉपुलेशन को इंश्योर करते हैं, जबकि रिजर्वेशन का मेन मुद्दा होता है सोशल जस्टिस को इंश्योर करना. अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. डिलिमिटेशन कमीशन एक टेम्पररी बॉडी है. क्यों है? क्योंकि हर बार सेंसस होता है, हर बार डिलिमिटेशन एक्ट पास किया जाता है और उसी डिलिमिटेशन एक्ट के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है. वो अपने ऑर्डर्स पास करता है, उसके बाद वो कमीशन खत्म. इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक बार बनाई गई थी 25 जनवरी 1950. ठीक है. उसके बाद से अभी तक कंटिन्यू, यानी कि परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ये एक टेम्परेरी बॉडी है. हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है. ये हर सेंसस के बाद बनाया जाता है. अब इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है अंडर आर्टिकल 324. डिलिमिटेशन का काम होता है जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, और इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शंस कंडक्ट कराना. ये डिलिमिटेशन एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है, जबकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है. डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है. याद रखना है, डिलिमिटेशन कमीशन आता है डिलिमिटेशन एक्ट की वजह से, जबकि इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में 324 आर्टिकल में मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होना है. ठीक है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इसकी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल है. अथॉरिटी इसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ये एक्ट के थ्रू बनती है, ये डायरेक्टली बनती है. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है. पहला, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा सीट्स आफ्टर एवरी सेंसस. कौन सा आर्टिकल है जो हर सेंसस के बाद लोकसभा के रीएडजस्टमेंट के बारे में बात करता है? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा. उससे आपका क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि ये सेशन जो है वो आपके लिए कितना इंटरेक्टिव रहा. दूसरा, डिलिमिटेशन कमीशन है वो किसके साथ एसोसिएट करता है, यानी कि उसका काम क्या है, आपको इसमें ये बताना है. नेक्स्ट है द प्रेजेंट फ्रीज ऑन द एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स कंटिन्यू अंटिल, यानी कि जो अभी फ्रीज है लोकसभा सीट्स पे वो कब तक के लिए दिया गया है. लास्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द फ्रीज ऑन सीट एलोकेशन अंटिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026. कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने जो फ्रीज था उसको 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. शॉर्ट्स में भी मैंने इस तरीके के कुछ इमेजेस शेयर किए हुए हैं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के जो कंटेंट्स हैं उसको आपको मिलते रहेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.